रियल एस्टेट सेक्टर फ़िलहाल बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एक ऐसा हेल्दी इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें भली कोई बिल्डर है या डेवलपर है, कोई ब्रोकर है, कोई कस्टमर है, वहाँ पे फेयर डीलिंग्स हो रही हैं। आप डायरेक्टली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं आए, आपने कॉर्पोरेट में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो कॉर्पोरेट से रियल एस्टेट की जो जर्नी थी, इसने आपको क्या सिखाया? रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग। एथिक्स हमारे लिए सब कुछ हैं। डील्स आज नहीं तो कल वो तो हो ही जाएंगी। सर, हम सबने बड़े बुजुर्गों के मुझसे सुना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सर, मैंडेट प्रोजेक्ट्स का एक्चुअली मतलब है कि जिन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं उनके एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग राइट्स हमारे पास हैं, ओके। डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डर्स। रियल्टी गुरुकुल क्या एक नेटवर्क है जो इन सब के बीच में वर्क करता है या कुछ और है? रियल्टी गुरुकुल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ये प्रॉमिस कर रहा है। कई ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो काम करना चाहते हैं बट जी। उनके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते हैं। यूजुअली मार्केट में जो स्टैंडर्ड चलता है वो 2% या 3% के ब्रोकरेज का चलता है। हम स्टार्ट 4% से कर रहे हैं। जिसको रिक्वायरमेंट है या एक मीटिंग रूम जिसमें वो बैठ के अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, अगर वो ब्रोकर कहीं पे फंस रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, तो मेरी टीम से कोई एक एक्सपर्ट पर्सन जो उस प्रोजेक्ट का एक्सपर्ट रहेगा वो उस ब्रोकर के बिहाफ पे क्लाइंट को उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर देगा। हमारे फाउंडिंग टीम में कई लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, कई लोग मीडिया बैकग्राउंड से हैं, अच्छा। कई लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, एडवोकेट्स हैं, एंड लेट्स बिल्ड समथिंग टुगेदर विच इज स्टेबल, स्ट्रक्चर्ड एंड एथिकल। हम अपने कस्टमर्स को एक वर्चुअल टूर दे सकते हैं प्रॉपर्टी का, ओके। बिना उनको धूप में ले जाए हुए कहीं पर भी। ये एक अच्छा फैसिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। विद डेटा के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे विद न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सिस्टम्स। बिल्कुल। उनका ही ज़माना आगे आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली बाकी लोग थोड़ा सा रिस्क पे हैं। बिल्कुल। अब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जैसे बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, एआई आ गया है। हाँ जी। लोग आजकल कंटेंट एआई पे क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब लोग करते हैं। बट अपनी क्रिएटिविटी, अपने बेसिक्स मत छोड़ो। वो टूल्स हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं। हेलो इंदौर, मेरा नाम है दिलप्रीत एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ क्या बोलता है इंदौर। आज हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर और नेक्स्ट जनरेशनल रियल एस्टेट लीडर हैं, जो अपने कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के साथ गवर्नेंस एंड स्ट्रेटजी में भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस गुरकरण सिंह मेहता। Gurkaran is director at Realty 21, founder at Realty Gurukul, and an independent director for governance and strategy certified by Ministry of Corporate Affairs. रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर इनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। ये सिर्फ डील्स की बात नहीं करते, ये डेटा ड्रिवन सिस्टम, लर्निंग और एक इकोसिस्टम बिल्ड करने पे भरोसा रखते हैं। सो वेलकम गुरकरण, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। गुरकरण, आपका करियर ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप डायरेक्टली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं आए, आपने कॉर्पोरेट में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो कॉर्पोरेट से रियल एस्टेट की जो जर्नी थी, इसने आपको क्या सिखाया? आपकी थिंकिंग में इससे क्या बदलाव आया है? एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में था, मैंने काफ़ी टाइम कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशंस पे भी सर्व किया है। सो मैंने वहाँ पे दो चीज़ें सीखी हैं, एक है डेटा और एक है सिस्टम्स। यूजुअली क्या होता है कि सिस्टम्स हमें स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। कॉर्पोरेट्स में जो डिसीजंस होते हैं वो यूजुअली डेटा ड्रिवन होते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू सारे चेंजेस एग्जीक्यूट होते हैं सही बात है। फॉर द बेटरमेंट। जी। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि डेटा के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस ना रखते हुए जस्ट दे टेक अ डिसीजन ओके। बेस्ड ऑन मे बी इमोशंस, मे बी सम इंफॉर्मेशन। डिपेंड करता है वो कंपनी कैसी है, किस तरह के बैकग्राउंड पे काम करती है। ओके। बट मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि अगर आप डिसीजंस, आप एक डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं और जी। सिस्टम्स और प्रोसेसेस के थ्रू चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हाँ। तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होते हैं एंड अचीवेबल होते हैं। एंड यही थॉट प्रोसेस लेके हमने अपनी कंपनी में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया कि अगर हम डेटा एंड सिस्टम्स के ऊपर वर्क करें तो ब्रोकर है या बिल्डर है, डेवलपर है या कोई मार्केटिंग एजेंसी है, इनका बिजनेस बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जा सकता है। तो गुरकरण, आप काफ़ी इजीली कॉर्पोरेट करियर कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने फैमिली बिजनेस की तरफ एक स्टेप उठाया। तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इट्स टाइम टू स्टेप इनटू द फैमिली लेगेसी? एक्चुअली सर, मेरे जो फादर हैं वो जी।
पिछले 20-25 ईयर्स से रियल एस्टेट के फील्ड में उन्होंने एक अपनी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनाई है, बिल्कुल। काफ़ी एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया अपने आसपास का विद ट्रस्टेबल ब्रोकर्स, डेवलपर्स। सो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि मैं मेरे फादर के बिजनेस को या उनकी लेगेसी को ज्वाइन कर रहा हूँ या उनके विजन को ज्वाइन कर रहा हूँ। इट वाज मोर अबाउट कि उनके विजन को स्केल कर रहा हूँ, जी। उनकी स्केलिंग में हेल्प कर रहा हूँ। बिकॉज एक जनरेशन, उनकी जनरेशन और हम मेरी जनरेशन में क्या डिफरेंस आ गया कि वी आर मोर डेटा ड्रिवन, हाँ, वी आर मोर इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल। वी आर मोर इक्विप्ड विद सिस्टम्स। सो आई थॉट कि क्यों ना उनके विजन को इस नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजीज के साथ करा जाए ताकि हम विजन को स्केल कर सके। सो इट वाज मोर अबाउट स्केलेबिलिटी देन जस्ट कंटिन्यूइंग द लेगेसी। क्या बात है, वेरी थॉटफुल। तो आपके फादर की काफ़ी सालों से उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है इस मार्केट में। उनकी ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप भी फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मैंने उनसे सीखी और ये मैं भी हमेशा फॉलो करूँगा? ऐसे तो सर कई सारी बातें हैं हाँ जी। जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे फादर ने मुझे सिखाई हैं, बट एक चीज़ जो स्टक रह गई मेरे साथ हाँ। जब मैंने उनको ज्वाइन किया था इस बिज़नेस में। सो उनका पहला जो स्टेटमेंट था जी, वो ये था कि रेप्यूटेशन इज़ एवरीथिंग। सही बात है। वो रेप्यूटेशन आपके आपके कस्टमर्स के साथ है, आपके अपने वेंडर्स, आपके बिल्डर्स, डेवलपर्स, आपकी रेप्यूटेशन सब कुछ है। हुँ, कस्टमर तो एक बार आपसे कोई चीज़ परचेस करके चला जाएगा, हुँ, बट आपकी रेप्यूटेशन अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि वो दोबारा आपके पास आता है कि नहीं आता। सही बात है सर। रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो एच.एस. मेहता सर ने सिखाया है। कंप्लीटली एग्री टू इट। सर मैं जानना चाहूँगा कि जो रियलिटी 21 है, जो बिज़नेस आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका विज़न क्या है मार्केट में? इसकी पहचान किस तरीके से होती है? इसको मैं एक ही चीज़ पे बोलूँगा दैट रियलिटी 21 का जो विजन है, इट इज़ टू बी द मोस्ट एथिकल ओके, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी ओके। इन इंदौर। एथिक्स हमारे लिए सब कुछ हैं। हुँ, डील्स आज नहीं तो कल वो तो हो ही जाएंगी। लाइक आई सेड, मेरे फादर ने मुझे कई चीज़ें सिखाई हैं, तो हुँ, उन्होंने एथिक्स के ऊपर भी मुझे बोला कि अगर हम अपने एथिक्स, अपने वर्क एथिक्स कर स्ट्रॉन्ग जी, रखते हैं एंड हमारा बिजनेस उस तरीके से उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करते हैं, देन ओके, दैट बिजनेस विल लास्ट फॉर एवर। ओके, वेरी नाइस। सर एक बात मैं जानना चाहता कि रियलिटी 21 का बारे में जब आपसे बात हो रही थी तो हमने नाम सुना था मैंडेट प्रोजेक्ट्स का। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो कंसेप्ट मैंडेट प्रोजेक्ट्स। तो जो ये मैंडेट प्रोजेक्ट्स हैं ये आखिर होते क्या हैं? रियलिटी 21 के पास तो काफ़ी सारे मैंडेट प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा सुनने में आया था। सर मैंडेट प्रोजेक्ट्स का एक्चुअली मतलब है कि जिन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं उनके एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग राइट्स हमारे पास हैं ओके, डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डर्स। ओके। जो आगे का जो नेटवर्क बनता है, ब्रोकर हुँ, नेटवर्क होता है, चैनल पार्टनर का नेटवर्क होता है, या हुँ, आपके रेफरल पार्टनर्स हो जाते हैं, हाँ जी, वो नेटवर्क फिर हमारे थ्रू बनता है। ओके, बट द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द कस्टमर और फॉर द चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर हाँ जी, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज रियलिटी 21। ओके, आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास किसी बिल्डर का एक मैंडेट प्रोजेक्ट है, सो हुँ, मेरा ऑफिस मतलब उस बिल्डर का ही ऑफिस हो गया, क्योंकि सारी ओके, डीलिंग्स उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वहीं होंगी। ओके। और इस तरीके से और क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं ब्रोकर्स के लिए? ब्रोकर्स के लिए एडवांटेज सर सबसे बड़ा ये होता है कि उनके लिए भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। ओके, मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत अलग-अलग तरीके से वर्क करते हैं रियल एस्टेट फील्ड में। मेरे फादर हुँ, हमेशा कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। सही बात है। राइट, सो मैंडेट प्रोजेक्ट्स लेना और आगे अगर हम उसके ऊपर किसी को अच्छी डील ऑफर भी करते हैं एज अ जी, ब्रोकर, सो हमारा इंटेंशन ये है दैट इट कुड क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, फॉर द हुँ, ब्रोकर, एज वेल फॉर द कस्टमर जो वो ओके, ब्रोकर के थ्रू आ रहा है। सबको एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिले, हुँ, एक ट्रस्टेबल एनवायरनमेंट मिले कि हाँ, दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, वी कैन हैव ओके। एवरीथिंग दैट वी वांट। हमारी सारी क्वेरीज आंसर हो सकती हैं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे सारा सॉल्यूशन एक ही ब्रोकर्स जगह के पे लिए भी और सारा सबके लिए मिल सॉल्यूशन जाए। प्रोवाइड हो जाता है। ओके। सो अब आते हैं सर रियलिटी गुरुकुल के कंसेप्ट पे। रियलिटी गुरुकुल का कंसेप्ट मुझे बहुत यूनिक लगा। आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी गैप थी जो आपने देखी, कहाँ से आपको इसका आइडिया आया? एक्चुअली सच बताऊं तो आइडिया तो मेरे फादर को आया था। ओके, आई गेस 10-11 मंथ्स पहले उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मुझसे शेयर किया, ओके, तो कि ऐसा ऐसा यार कुछ करते हैं, ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये ओके, उनके वर्ड्स थे। एंड
मैं थोड़ा सा उस वक्त सोच में पड़ गया कि यार इनको ये आइडिया आया कैसे। अब दिन भर आप अपने काम में सब इतना हाँ। बिजी हैं, नए आइडिया सोचना और इस तरह के कॉन्सेप्ट पे सोचना, बट देन व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दैट आइडिया, सो हमारा एक ही इंटेंशन था दैट एक ऐसा हेल्दी इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें भली कोई बिल्डर है या डेवलपर है, कोई ब्रोकर है, कोई कस्टमर है, वहाँ पे फेयर डीलिंग्स हो रही हैं। ओके। और इंटेंशन यही है कि बिल्डर एंड ब्रोकर का गैप, ब्रोकर एंड कस्टमर का गैप, एज वेल एज बिल्डर एंड कस्टमर के गैप को आप कितने अच्छे से रिड्यूस कर सकते हो, अच्छा। ताकि एक ट्रांसपेरेंट डीलिंग हो सके जिसमें कहीं से कहीं तक कोई भी गड़बड़ होने का कोई गुंजाइश ही ना रहे, ओके। जितना फेयर हम हो सके। तो रियलिटी गुरुकुल क्या एक नेटवर्क है जो इन सब के बीच में वर्क करता है या कुछ और है? आई वोंट से दैट कि वो एक नेटवर्क है। आई गेस द मच मोर प्रेफरेबल टर्म शुड बी वो एक इकोसिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ फायदे की चीज़ें हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू सम इट अप। ओके। तो इस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा? इस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर सर इस तरीके का है कि सिर्फ हमारे अपने आइडियाज़ इसमें ऑब्वियसली हमारे एक्सपीरियंस तक ही सीमित हैं। सही बात है। तो व्हाट वी हैव डन इज़ दैट हमने एक अपनी फाउंडिंग कमिटी बनी, अच्छा। ऐसे कुछ ट्रस्टेबल लोग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ओके। जिनके साथ हमने जब इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया, उनके अपने इनपुट्स आए। ज़रूरी नहीं है वो सारे रियल एस्टेट फील्ड के ही हों। हमारे फाउंडिंग टीम में कई लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, कई लोग मीडिया बैकग्राउंड से हैं, अच्छा। कई लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, एडवोकेट्स हैं, ओके। राइट। सो सबके अपने एक व्यू पॉइंट है। ओके। तो उस सारे व्यू पॉइंट्स को कंबाइन करके हमने एक ऐसा इकोसिस्टम रेडी करने की कोशिश करी जिसमें सब तरह की क्वेरीज आंसर हो सके। उसमें हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी रखा है। अच्छा। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हैं, आप किसी ब्रोकर के साथ बैठे, आप पूछेंगे कि अरे इसका रेरा आ गया क्या? हाँ बिल्कुल। एंड आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा, आया या नहीं आया। एंड अगर हाँ आ गया है तो आप भी सेटिस्फाई होकर बैठ जाएंगे, ओके फाइन रेरा आ गया है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज रेरा, वो हम लोगों को आइडिया नहीं, कुछ फुल फॉर्म तो चलो आप गूगल कर एज अ कस्टमर किसी को आइडिया नहीं है। रेरा क्या करता है, उसके क्या प्रोस हैं या क्या लिमिटेशंस है, कहाँ तक वो वर्क करता है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेरा किस तरीके से हेल्प करता है, ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें एज इंफॉर्मेशन या एज ट्रेनिंग सर्कुलेट करेंगे। एज वेल एज द पैटर्न दैट वी हैव डिसाइडेड दैट कि उसमें हम इंदौर के अच्छे नामी बिल्डर्स को लेके आएंगे कि उनके प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशंस वहाँ पे सर्कुलेट हो सकें। अच्छा। वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं। एंड वहाँ पे जो टीम रहेगी, जो हमारे मेंबर्स रहेंगे, वी आर टारगेटिंग 100 मेंबर्स इन द फर्स्ट फेज। वो मेंबर्स को एक ट्रांसपेरेंट डील ऑफर होगी, वहीं के वहीं बिल्डर सामने हैं, आप अपना कस्टमर लेके आ सकते हैं। सो अगेन द फोकस इज कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स हो, आमने सामने डील हो, सबको सब पता हो कि है, एंड फास्ट डील्स क्लोज हो। नहीं तो कई बार बहुत लंबा टाइम पीरियड चला जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, क्या यार ब्रोकर बार बार फोन कर रहा है। इस तरह की प्रैक्टिसेस से क्या होता है, मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट होती है। सो हमारा इंटेंशन यही है कि इस गैप को रिड्यूस करें, बिल्डर को भी पता हो कि उसका कस्टमर कौन है, उसकी क्या क्वेरीज हैं, ब्रोकर को भी पता हो कि भाई मैं बिना किसी डर के मैं अपने कस्टमर को बिल्डर के सामने रख सकता हूँ, क्योंकि बिल्डर बिल्कुल फेयर डीलिंग्स करेगा। एंड कस्टमर को भी बेनिफिट हो, कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं बिल्डर के सामने बैठा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। तो सर इसमें जो सेल्स प्रोफेशनल्स जुड़ेंगे, जो ब्रोकर्स जुड़ेंगे, उनका एग्जैक्टली बेनिफिट क्या है? क्योंकि कभी कभार तो फिर ये भी हो सकता है कि जो कस्टमर है वो डायरेक्टली बिल्डर से डील कर लेंगे, तो उसमें एग्जैक्टली ब्रोकर्स का बेनिफिट कहाँ पर है? ब्रोकर्स का बेनिफिट सर इसमें है, ये है कि एक तो फास्टर डील्स क्लोज हो रही हैं जी, राइट। ब्रोकर को उस प्रेजेंटेशन के थ्रू जो बिल्डर दे रहा है उसको पूरा प्रोजेक्ट समझाया जा रहा है, राइट। कई बार क्या होता है ना कि ब्रोकर पूरा प्रोजेक्ट समझ नहीं पाता, इसमें क्या एमिनिटीज है, कितने एकड़ में क्या है, क्या नहीं है। कई बार कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो डील क्लोज करने की वजह से ओवर सेल करने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो उस प्रोजेक्ट में होती ही नहीं है। हाँ जी। तो इससे क्या होता है कि उस बिल्डर के बारे में या ब्रोकर के बारे में भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, क्योंकि ब्रोकर का फोकस कई बार हो जाता है कि हाँ बस मैं ये डील क्लोज करूँ, ख़त्म बात। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि अगर वो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करके दोबारा आपके पास आ रहा है, देन दैट इज़ अ
विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। बिल्कुल। तो ब्रोकर को इसमें हमने बेनिफिट ये दिया है कि एक तो ब्रोकर का भी डायरेक्ट इंटरेक्शन बिल्डर से है, हाँ जी। राइट। बिल्डर को पता है कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ कौन जुड़ रहा है, तो बिल्डर Okay. उस चीज़ का भी ध्यान रखेगा ही ओके। कि किसके रेफरेंस से कौन है। वो डेटा भी हम मेंटेन करते ही हैं। ओके। CRM सिस्टम्स आजकल बिल्कुल सब लोग बिल्कुल। यूज़ करते हैं, राइट। ब्रोकर्स को फास्टर डील के अलावा एक ये एक्सेस है कि हम अपनी तरफ से उनको साइट विजिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके। जो हम अपने मैंडेट प्रोजेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे फ्लोट करेंगे, अगर हाँ उससे जी। रिलेटेड किसी ब्रोकर को साइट विजिट की असिस्टेंस की ज़रूरत है, व्हीकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट रियल्टी 21। ओके। इसके अलावा उनको हम एक प्रीमियम ऑफिस स्पेस जिसको रिक्वायरमेंट है, या एक मीटिंग रूम जिसमें वो बैठ के अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। अगर वो Okay. ब्रोकर कहीं पे फंस रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, तो मेरी टीम से कोई एक एक्सपर्ट पर्सन जो उस प्रोजेक्ट का एक्सपर्ट रहेगा, वो उस ब्रोकर के बिहाफ पे क्लाइंट को उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर देगा। ओके। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हर कोई जीत सके, हर कोई बिल्कुल। आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। बिल्कुल। इसके बाद तो मुझे यही समझ आ रहा है कि ब्रोकर्स या कोई भी सेल्स प्रोफेशनल है, उनका काम है बस एक बार कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराना, उसके बाद तो सारी हेडेक तो रियलिटी गुरुकुल ने ही ले ली है। सर ये कहना सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, क्योंकि ओके। वी आर थिंकिंग दैट हम ब्रोकर्स को या अपने जो 100 मेंबर्स उनको इक्विप करें ओके। थ्योरी के थ्रू भी, एंड उनको वहीं पे हम प्रैक्टिकल भी दें। कई ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो काम करना चाहते हैं बट जी। उनके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते हैं, ओके। हाँ। या किस तरह के प्रोजेक्ट्स में उनको करना चाहिए वो कोई समझाने वाला ही नहीं होता है। तो ओके। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो गैप भी हम रिड्यूस कर रहे हैं कि आप यहाँ से आके ट्रेनिंग भी लो, अच्छा। प्रोजेक्ट भी हम आपको देंगे, आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए है, जैसे अभी जो मैंने आपको सारे असिस्टेंट्स बताया जो हाँ हम जी। करेंगे वो भी आपको मिलेगा। ओके। आप डील्स क्लोज करो, सीखो, आप भी ग्रो करो, अपनी टीम बनाओ, बिल्कुल। पैसे कमाओ। अगर आप रियल एस्टेट फील्ड में हैं एंड इफ यू आर नॉट अर्निंग पर मंथ क्वाइट अ बिग अमाउंट, यस। देन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सही बात है। ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, आई गेस सबके लिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट वॉट वी लैक यूजुअली, जो मैंने अभी तक एटलीस्ट इंदौर में देखा है, कि वी लैक सिस्टम्स, हाँ जी। वी लैक डेटा बेस्ड डिसीजंस, क्योंकि डेटा होता ही नहीं है। वी लैक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स। यस। बट ऐसे भी कई बिल्डर्स हैं इंदौर में जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं हाँ। और साफ सुथरा काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। ओके। बट उनके प्रोजेक्ट्स फिर किनको अवेलेबल है किनको नहीं है, वहाँ पे ब्रोकर्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, चैनल पार्टनर्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके साथ काम करें, किसके साथ नहीं करें, ओके। किस पे भरोसा करें। बट रियल्टी गुरुकुल जो एक उनको इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे उनको इन चीज़ों को चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो हमारा हेडेक है। आपके जितने भी कंप्लाइंसेस हैं, आपके GST से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके जो भी पेपर वर्क है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। आप अपना बिजनेस पे फोकस करो, लीड्स पे फोकस करो, डील्स क्लोजर पे फोकस करो, सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करो। सो इस तरीके से हम एक हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसमें। प्रीटी श्योर ये इकोसिस्टम काफ़ी लोगों को हेल्प करने वाला है। सर आपने बताया ट्रेनिंग और लर्निंग के बारे में। आई ट्रूली बिलीव लर्निंग हर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि हम हमारी स्किल रेगुलरली अपडेट कर सकें, कुछ नया सीखें, नई चीज़ें जो आ रही है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब उसी तरीके से लर्निंग और ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस रियल एस्टेट में किस तरीके से है? सर हम सब ने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों के मुझसे सुना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो बात तो सही है। बेसिक्स तो वही होते हैं, बिल्कुल। राइट। बट यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए इस चीज़ को लिया क्योंकि जो मार्केट प्रोफेशनल्स हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं उनके अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं ओवर देयर करियर। ओके। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, एनीथिंग, बट एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि हम किसी को पेन पेपर लेके सिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, वी आर दैट मच प्रोफेशनल, वी ऑल आर, कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम काम करते करते कुछ बेसिक्स हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। रोज़मर्रा की भागदौड़ में कई चीज़ें छूट जाती हैं। तो एक बैक टू द बेसिक्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। या फिर जैसे अभी हमने रेरा की बात करी, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे सेल्स पिच ऐसी होती हैं जो कि रिजल्ट ड्रिवन होती हैं। किस तरीके से बात करना, टेलीकॉलिंग में किस तरह के सेल्स पिच को यूज़ करना, या क्लाइंट आपके सामने बैठा है तो अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कैसे प्रेजेंट करना कि आपका जो कस्टमर है वो एक पोटेंशियल
क्लाइंट बने, तो ये सब चीज़ें हम उसमें सिखाएंगे और साथ साथ प्रोजेक्ट्स हम दे ही रहे हैं जिसके थ्रू वो प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। तो ये आई गेस ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस वुड बी लर्निंग्स विथ अर्निंग्स। ओके, वेरी नाइस कंसेप्ट सर। सर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी एसोसिएटेड, तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या रोल है आपका? एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू मैंने एक सर्टिफिकेशन लिया था आज से कुछ समय पहले। ओके। वो था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ओके। एक्चुअली आजकल सेबी ने कई चीज़ों में मैंडेटरी ये किया है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने चाहिए। तो वो मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स करके एक सर्टिफिकेट लिया था ओके। दैट आई एम अ सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने बिजनेस का भी एक वर्टिकल एक्सपांड किया, अच्छा। जिसमें हम बिजनेस हेल्थ चेकअप, रिस्क एंड गवर्नेंस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें भी हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ओके। तो इसी चीज़ को आगे हमने रियल्टी गुरुकुल में भी इनकॉर्पोरेट किया कि यहाँ पर भी हम जो गवर्नमेंट कंप्लायंस से रिलेटेड जो रिस्क्स अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, जी। कैसे आपको अपने आप को लीगली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हाँ जी। राइट। तो इस चीज़ में भी हमने गुरुकुल में इसको इनकॉर्पोरेट किया कि जो हमारा मेंबर रहेगा उसका फोकस सिर्फ सेल्स पे रहे, उसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें टेक केयर हम लोग करेंगे। ओके सर, गवर्नेंस के एक्सपीरियंस ने आपकी थिंकिंग को किस तरीके से इम्पैक्ट किया? सी गवर्नेंस लोगों को है ना, एक्चुअली ये वर्ड है बहुत कंफ्यूज कर देता है। सही बात। गवर्नेंस एक सिंगल वर्ड नहीं होता, हमेशा हाँ। उसके साथ रिस्क या स्ट्रैटेजी जुड़ी होती है। ओके। आप कहीं पर भी देखेंगे जो भी इस तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा रिस्क एंड गवर्नेंस एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, जी। वो सिर्फ गवर्नेंस पे नहीं करते। तो ये लोगों के मन में क्या एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि जस्ट गवर्नेंस इटसेल्फ इज नॉट अ वर्ड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब अपने बिजनेस में काम करते हैं, हम किसी भी बैकग्राउंड के हों, कोई सा भी बिजनेस करते हों, बट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको अगर हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तो कई बार हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि जब हम अपने कंपनी के फाइनेंसेस के ऊपर बात करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए रिस्क फैक्टर बन जाता है कि हमारी कंपनी के फाइनेंसेस कहाँ पे वीक पड़ रहे हैं। ओके। तो जो मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है, एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहा है, फिर मैंने जो सर्टिफिकेशंस किए, इससे मुझे ये समझ में आया कि जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को, अगेन बात आ जाती है डेटा बेस्ड डिसीजंस पे, बिल्कुल। तो इस तरह के डेटा के ऊपर जैसे बैलेंस शीट्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, इन सब डेटा को लेके जब हम कुछ डिसीजंस लेते हैं तो वहाँ पे ये रिस्क एंड गवर्नेंस एनालिसिस की जो थिंकिंग है या जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है वो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। हाँ जी सर, मैंने नोटिस करा आप डेटा पे और लॉजिक के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, आप उस अकॉर्डिंगली आपकी पूरी थिंकिंग रखते हैं। सर इस सोच के साथ आप इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? इंदौर का रियल एस्टेट आप देखें, सबसे पहले इंदौर को सब टायर 2 सिटी कहते हैं, यस। राइट। इंदौर में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी चल रहा है या आगे आप देखें गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, कई जगह पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई Yes. जगह पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं एंड इंदौर चारों तरफ से ग्रो कर रहा है। सो आई वुड से कि आने वाले 3 से 5 साल बहुत ही क्रूशियल हैं इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट के लिए। जो चीज़ें दिख रही है सामने, इंदौर अपने आप में एक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, और जिस तरीके से एडवांटेज ये एक है इंदौर का कि सारे मेजर डेवलपर्स यहाँ पे बहुत फोकस करते हैं। आप देखो हाँ कुछ जी। टाइम पहले यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने भी एंटर करा, ये सारी चीज़ें हुई हैं। जी। सो आई थिंक कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में इंदौर अपने आप में एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चरली एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेगा पूरे इंडिया में, जी। जो दिखता है। सही बात है। सर मैं जानना चाहूँगा, अब इंदौर के रियल एस्टेट में इतने सारे लोग तो आ रहे हैं, तो हु विल सर्वाइव एंड हु विल डिसअपीयर? सी आई वुड से, जो मेरा ओपिनियन है, जो जी। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे किसी भी फील्ड के, जी। और जो अपने आप को विद डेटा के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे विद न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सिस्टम्स, बिल्कुल। उनका ही ज़माना आगे आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली बाकी लोग थोड़ा सा रिस्क पे हैं। सही बात है। सर इस तरीके से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का आखिर क्या इंपॉर्टेंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? टेक्नोलॉजी का सर इम्पोर्टेंस इसलिए आ जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यस।
इसका एक मतलब ये भी हुआ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप कि हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकें। बिल्कुल। अब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जैसे आजकल लीड जनरेशन के नए नए सिस्टम्स आ गए हैं, यस। CRM सिस्टम से ये आपकी जो डे टू डे के अनप्रोडक्टिव वर्क हैं जिसमें आपका टाइम जाता है, ये उसको रिड्यूस करके जो आपके प्रोडक्टिव वर्क हैं जी। उसके ऊपर आपका फोकस डालेंगे तो ये बहुत बड़ा रोल आता है। मैंने एक स्टेटमेंट एक्चुअली आज से कुछ साल पहले एक सज्जन के मुँह से सुना था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट उन्होंने मुझे कहा था कि आई एम सो बिजी मैनेजिंग माई बिजनेस दैट आई डोंट हैव एनी टाइम टू ग्रो इट। एंड आई गेस ये एक स्टेटमेंट है जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर देता है। सही बात है। लोग ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं और मैनेज कर करने रहे में हैं। ज़्यादा बिजी रह जाते हैं। सही बात है सर। सर जितना मुझे समझ आ रहा है कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ और डेटा ड्रिवन थिंकिंग के साथ, यंग प्रोफेशनल्स के लिए तो आगे का मार्केट बहुत स्कोप वाला होने वाला है। बिल्कुल। ऐसा क्या मैसेज है सर जो आप देना चाहेंगे यंग प्रोफेशनल्स को? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि अपने बेसिक्स मत छोड़ो। राइट, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, AI आ गया है, हाँ जी। लोग आजकल कंटेंट AI पे क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब लोग करते हैं, बट अपनी क्रिएटिविटी, अपने बेसिक्स मत छोड़ो। वो टूल्स हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं। सही बात है। मेरा इससे इतना सही मैसेज रहेगा उनके लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है सर। जहाँ आज सब बात कर रहे हैं कि अपने आप को अपडेट करो, टेक्नोलॉजीज में से जोड़ो, AI जोड़ो, ये करो वो करो, आपका बहुत एक फर्म जवाब था अपने बेसिक्स को मत छोड़ना। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स जुड़े हुए हैं तो कम्प्लीटली जितनी भी चीज़ें आएगी आप उसको अपने साथ जोड़ के चलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। सर एक बात जानना चाहूँगा कि 5 साल बाद आप गुरुकुल को कहाँ देखते हैं? सर मेरा विजन तो है कि आने वाले 3 से 5 सालों में रियलिटी गुरुकुल पैन इंडिया में वर्क करे, ओके। और सिर्फ इंदौर के नहीं जब बल्कि इंडिया के टॉप बिल्डर्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, जी। और हम जो एथिकल प्रैक्टिस जो हम इंदौर से स्टार्ट कर रहे हैं अभी डिप्लॉय करना, ये पूरे पैन इंडिया में फैले एंड सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ऐसे भी लोग जो कि हो सकता है रियल एस्टेट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो रियलिटी गुरुकुल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए हो सकता है कि वो यहाँ से नॉलेज भी ले सकें, अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर सकें। ओके। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनको बिठाने हैं, देखिए क्या होता है जब हम काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही सेफ इकोसिस्टम है उन हर चीज़ को करके सीखने का। ओके। पैन इंडिया ये रहे, हम लोगों का तो यही विजन है, और एथिकल रहे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बीइंग एथिकल। सर तो पैन इंडिया ब्रोकर्स और सेल्स प्रोफेशनल्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा दैट रियलिटी गुरुकुल एक वेव आ रही है जो कि हार्ट ऑफ इंडिया MP इंदौर से शुरू हो रही है, एंड मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब इस वेव का पार्ट बने एंड लेट्स बिल्ड समथिंग टुगेदर विच इज़ स्टेबल, स्ट्रक्चर्ड एंड एथिकल। वेरी नाइस सर। सर जो इकोसिस्टम है, रियल एस्टेट का इकोसिस्टम, ये किस तरीके से मदद करेगा सेल्स प्रोफेशनल्स को? रियल एस्टेट का इकोसिस्टम सर, ये इकोसिस्टम इतना बड़ा है तो यहाँ पे सेल्स के लिए तो स्कोप ही स्कोप है। ओके। राइट, प्रोडक्ट कुछ भी हो, सेल्स प्रोफेशनल तो हर फील्ड में ही है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है वो भी एक तरह का प्रोडक्ट है। सही बात है। राइट, तो जब आप अच्छी डील्स क्लोज करते हैं एंड किसी के लाइफ में आप एक उस डील को क्लोज करके एक इम्पैक्ट लाते हैं, जैसे मैक्सिमम लोगों का सपना होता है अपना एक घर लेना, या कई लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, लेकिन आप उनको अगर एक सही डील बिल्कुल क्रैक करने में हेल्प करते हैं या उनका सपना पूरा करने में हेल्प करते हैं तो नो डाउट आप अर्न तो करते ही करते हैं जी। बट साथ में एक सेटिस्फैक्शन भी होता है दैट यस यू आर डूइंग अ गुड जॉब। ओके। तो सेल्स पर्सन के लिए वो सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बिना सेटिस्फैक्शन के वो कब तक काम करेगा। सर जैसा कि आपने बताया रियलिटी गुरुकुल में टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, आने वाली जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। तो सर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो AI एडवांसमेंट हो रहे हैं, AI का किस तरीके से रोल रहेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और वो क्या चेंजेस या क्या ऑफरिंग्स लाएगा इस इंडस्ट्री के लिए? सी AI का जो यूज़ रहेगा जी। प्रॉपर्टीज़ में या रियल एस्टेट में वो बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। द वे आई सी इट कि सबसे पहली बात तो पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की पॉलिसीज़ हैं उसको अंडरस्टैंड करना, इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करना। फ्रॉड डिटेक्शन में AI बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। राइट, आजकल कई चीज़ें VR पे चल रही हैं, AI प्लस VR का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे हम अपने कस्टमर्स को एक वर्चुअल टूर दे सकते हैं प्रॉपर्टी का। ओके।
बिना उनको धूप में ले जाए हुए कहीं पर भी, ये एक अच्छा फैसिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट इसमें ये है कि जो प्रॉपर्टी सर्चेज है वो आने वाले समय में एआई ड्रिवन हो जाएंगी, राइट। सो इसमें रियल्टी 21 का नाम सबसे आगे ही रहेगा, बिकॉज एआई प्लस वीआर और इन सारी चीज़ों में रियल्टी 21 ऑलरेडी अपनी पकड़ जमा रहा है। इससे पहले कि लोग सोचें एआई को कैसे यूज़ करना है, रियलिटी 21 ऑलरेडी पकड़ जमा रहा है। सर, हम लोग जैसे रियलिटी गुरुकुल की जो बात कर रहे हैं, इसमें जो मेजर कम्युनिटी रहेगी वो ब्रोकर्स की होगी, जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो जो ब्रोकर्स ज्वाइन करेंगे उनके क्या रीज़न रहेगा, वो किस वजह से इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें रियलिटी गुरुकुल की? सर, ब्रोकर्स के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो रियल्टी गुरुकुल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ये प्रॉमिस कर रहा है कि इन दी कमिंग ईयर हम एटलीस्ट 24 मैंडेट प्रोजेक्ट्स उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। 6 से 7 बिल्डर्स जो अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स हैं इंदौर के, वो इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस होंगे, ब्रोकर्स के साथ इंट्रोड्यूस होंगे। फास्टर एंड मोर पे आउट्स दैन मार्केट रियल्टी गुरुकुल उनको ऑफर कर रहा है। यूजुअली मार्केट में जो स्टैंडर्ड चलता है वो 2% या 3% के ब्रोकरेज का चलता है, हम स्टार्ट 4% से कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन फैक्टर है ब्रोकर्स के लिए। लर्निंग्स विद अर्निंग्स तो है ही, बिल्कुल, राइट। और इसके अलावा हम उनको ऑफिस स्पेस, मीटिंग स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वो उस स्पेस को यूटिलाइज करके अपने क्लाइंट्स को उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से समझा सकते हैं और वहीं के वहीं कोशिश करने पे डील्स भी क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है ये Right. कंसेप्ट उसके लिए। सर, तो जो ये 24 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने बताया जो रियलिटी गुरुकुल में लोगों को मिलने वाले हैं, आई एम श्योर ये रियलिटी 21 के थ्रू हैं जो एक मैंडेट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी हैं या आने वाले हैं, या कैसी प्लानिंग है इनकी? सर, मेरे पास रियल्टी 21 में 10 प्लस मैंडेट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं। ओके। 15 के करीब प्रोजेक्ट्स मेरे पास पाइपलाइन में हैं। अच्छा। आप अगर देखें तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स सुपर कॉरिडोर पे हैं, 2 प्रोजेक्ट्स मेरे पास इंदौर उज्जैन रोड पे हैं, Okay. एक निपानिया पे है, अच्छा। एक मेरे पास एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी विजयनगर पे है, बिहाइंड सायाजी होटल। 4 प्रोजेक्ट्स मेरे पास बिचौली बाईपास पे हैं, एक प्रोजेक्ट मेरे पास राव बाईपास पे है। सो बी इट कमर्शियल, बी इट रेसिडेंशियल, बी इट अपार्टमेंट, बी इट प्लॉटिंग, सो रियल्टी 21 के पास हर रेंज के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। और जो मेरे पास अपकमिंग 15 प्रोजेक्ट्स के अराउंड में जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। जो हम रियल्टी 21 की बात करते हैं तो 21 मीन्स 21 चेक पॉइंट्स, कि हमें कौन से प्रोजेक्ट्स लेने हैं। मेरी टीम एज वी स्पीक ऑलरेडी उन चेक पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग कर रही है कि आने वाले समय में हमें और कौन से प्रोजेक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आने हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आपके ब्रोकर्स के लिए कौन से प्रोजेक्ट सही रहेंगे जो बिल्कुल जेन्युइन है। Correct, जब आप exactly. एवेल्युएट कर रहे हैं उसके बाद ही उनके पास लाएंगे। Right. ओके सर, जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो क्या आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे टेक्नोलॉजी के साथ जो आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए? नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल, पर्सनली आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं? सर, जैसे हमने अभी एआई की बात करी, सो मैं कुछ कंटेंट मैं मेरी डॉटर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ओके। एक फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट है वो, जो कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय पे जब सही समय होगा उसको टैब या मोबाइल फ़ोन के एक्सपोजर देने का, वो यूट्यूब खोल के देखे या कुछ देखे तो वो कंटेंट उस पर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो। एक एनिमेटेड कंटेंट है जो कि मैं चाहता हूँ कि वो कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू वो फाइनेंशियल एजुकेशन के बेसिक्स सीखे ऑटोमेटिकली, जो कि मेरे पेरेंट्स ने अपने 35 इयर्स एज के बाद में सीखा लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो उन्होंने मुझे मेरी टीनेज में सिखाया। मैं चाहता हूँ कि मेरी डॉटर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले से ही सीखे। एंड आजकल जिस तरीके से स्टडीज़ चल रही, जैसे हम स्कूल्स में देखें तो आजकल स्कूल्स में भी टैब के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाई होती है। तो एक समय ऑब्वियसली ये आएगा कि जब मैं भी मेरी डॉटर को रोक नहीं पाऊंगा ये सब चीज़ें यूज़ करने से। सो एटलीस्ट ये होगा कि वो जो चीज़ें उसके टैब पे या फ़ोन पे रहेंगी, सब्सक्राइब रहेंगी, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें कार्टून कैरेक्टर्स के फॉर्म में वो देखेगी, सीखेगी, खुश भी हो जाएगी। तो मैं एआई को फ़िलहाल अपने पर्सनल लेवल पे तो ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सर। हम लोग कंटेंट क्रिएशन, हम लोग भी एज अ कंटेंट क्रिएटर हम सब व्यूअर्स के लिए बनाते हैं। पहली बार कोई कंटेंट क्रिएटर की जर्नी सुन रहा हूँ जो इसलिए बना रहा है ताकि वो अपनी डॉटर को टीच कर सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सर, गुड टू नो। गुरकिरण, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूँगा जो आपस में कनेक्टेड हैं, जो आई एम श्योर मेरे दर्शकों को भी काफ़ी उत्सुकता होगी ये बात जानने की कि आखिर रियलिटी गुरुकुल और रियलिटी 21 में डिफरेंस क्या है, और उससे अगर जुड़ना है तो जुड़ कैसे सकते हैं? सर, रियलिटी 21
एक मार्केटिंग कंपनी है बेस्ड इन इंदौर, ओके जो लाइक आपने थोड़ी देर पहले बोला, जो मैंडेट प्रोजेक्ट्स लेती है एंड उसकी सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर काम करती है। ओके रियल्टी गुरुकुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके रियल्टी गुरुकुल एक इकोसिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रियल्टी 21 अपने सिर्फ प्रोजेक्ट्स फ्लोट कर रहा है। जी बाकी उसमें जो ट्रेनिंग्स हैं, जो वर्किंग्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द मेंबर्स, कि वो उसको यूटिलाइज करके इक्विप हो सकते हैं टू गैदर मोर डील्स, टू क्लोज मोर डील्स, टू गेट मोर प्रॉफिटेबल। ओके एंड 21st ऑफ मार्च को हम ऑफिशियली रियल्टी गुरुकुल को लॉन्च कर रहे हैं, नो पब्लिकली अनवेल कर रहे हैं। सो जो भी रियल्टी गुरुकुल का पार्ट बनना चाहते हैं वो बिल्कुल इस इवेंट में आ सकते हैं, ताकि देखें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ रियल्टी गुरुकुल। सोशल मीडिया के थ्रू आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड आप अगर और इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं, फिजिकली समझना चाहते हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम इन आवर ऑफिस ऑफ रियल्टी 21, जहाँ पे हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी। ओके ज़रूरी नहीं कि आप मेंबर बने, बट एटलीस्ट आप वहाँ पे आके देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रियल्टी गुरुकुल, वो कैसे काम कर रहा है, एंड आपके लिए वो बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। थैंक्स अ लॉट गुरकरण। आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू 21 मार्च का इवेंट, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोग भी ये कॉन्वर्जेशन देख रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके, उनको आज एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा। थैंक्स अ लॉट गुरकरण, so much. इट वाज वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स।